बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे नाज़रीन तीन चार बड़े अहम मौज़ूआत पे। एक तो हमारा मौजू होगा कि जो जलसा था पीटीआई का इस्लामाबाद में, उसके हवाले से फ़ैसला आया है और जो 5 जुलाई का जो नोटिफिकेशन था इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर का, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया है। अब उसमें क्या होगा वो भी इस फैसले में आ चुका है। इस फैसले की रोदाद आपके सामने रखेंगे। पीटीआई पर पाबंदी का मामला लटक गया है एक दफ़ा फिर। पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से आज वज़ीर कानून ने भी बात की, आज़म नज़ीर तारड़ ने, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे रऊफ़ हसन जो है वो पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात, वो वकील तब्दीली के हवाले से, उनके हवाले से खबर आ रही है ज़राए से कि शायद वो वकील तब्दील करेंगे। उसके पीछे क्या वजह है? इमरान खान के जो केस हैं 9 मई के केसेस में लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी खबर आने का इम्कान जो है वो मौजूद है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो 9 अप्रैल था 2022, जिस दिन जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो चली गई थी और अदम एतमाद आई थी, 9 अप्रैल की रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ था, इससे मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताएंगे कि ये मामला क्या था। सबसे पहले हम पीटीआई पर पाबंदी का जो मामला है उससे मुतल्लिक जो है बात कर लेते हैं कि पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से खबरें थीं कि आज जो वफाकी काबीना का इजलास होना है उस इजलास में इसको डिस्कस किया जाएगा, लेकिन आज के इजलास में इस हवाले से बात नहीं हुई। इस मामले को मौखर कर दिया गया और वज़ीर कानून से जब ये पूछा गया कि पीटीआई पर कब जो है वो पाबंदी लग रही है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरा मवाद मौजूद है और इसके हवाले से हम मुशावरत कर रहे हैं और इत्तेहादियों से भी बात करेंगे, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी, और उसके बाद हम इसको इस पर पाबंदी के हवाले से काबीना के सामने रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट को भेजने का फैसला करेंगे। तो ये बुनियादी तौर पर जो ऐलान था, बज़ाहिर प्री मैच्योर ऐलान आप उसको कहें, कबल अज वक्त और हतमी ऐलान नहीं था या मुशावरत नहीं हुई थी, जिस तरह पीपल्स पार्टी भी कहती है कि उनसे मुशावरत नहीं की गई और उनके मुशावरत के बगैर जो है वो ये ऐलान कर दिया गया। तो बज़ाहिर ऐसी लगता है कि अभी तक उस मामले में छानबीन जारी है। लेकिन एक चीज़ रात को जो अता तारड़ थे उन्होंने भी ये कहा कि हतमी फैसला है कि पाबंदी लगनी है या लगनी चाहिए। लेकिन अब आज की फेडरल कैबिनेट की मीटिंग में नहीं था, लेकिन आज़म तारड़ साहब जो है कहते हैं कि उनके पास मवाद मौजूद है। अगर थोड़ा सा मवाजना करें, पहले भी मैं कर चुका हूं कि मवाद क्या है, जो इससे कबल जो इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज़म अता तारड़ की, उसमें जो आया था उसके मुताबिक साइफर है और साइफर का केस हुकूमत वक़्त जो अदालती महाज है उस पर हार चुकी है। दूसरा जो है वो फॉरेन फंडिंग केस कहते हैं, वो फॉरेन फंडिंग जो फॉरेन वर्ड है यही जो है वो तब्दील हो चुका है ममनुआ फंडिंग से। मतलब जब पार्टी पर पाबंदी का मामला है, ये साबित होना है कि ये फॉरेन फंडिंग है। फॉरेन फंडिंग तो है ही नहीं, केस ही नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग केस है और ममनुआ फंडिंग केस में ये जो है वो पाबंदी वाला मामला नहीं हो सकता। और वो केस भी इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जो है वो मौजूद है और इस बुनियाद पर पाबंदी जो है वो हैरान कुन है कि पाबंदी कैसे जो है वो लग सकती है। लेकिन फिर भी देखेंगे कि किस तरह जो है वो साबित करती है जो हुकूमत है। इसके अलावा मामला है 9 मई के केसेस। अब 9 मई के केसेस अल्टीमेटली उनके फैसले होने हैं अदालती महाज पे। इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं वो उनको सुन रही हैं। अब उन फैसलों के आने के बाद हाई कोर्ट फोरम है, हाई कोर्ट से फैसले आने के बाद सुप्रीम कोर्ट फोरम है, और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए आपके खिलाफ तो वो स्टैंप होती है। उसके बाद आप जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। जब अल्टरनेट फोरम्स मौजूद हैं, और फोरम्स इसलिए रखे जाते हैं कि अगर कोई लकूना, कोई एरर जो निचली अदालत है उसके अंदर मौजूद है फैसले के अंदर, तो आप हाई कोर्ट आ जाते हैं। हाई कोर्ट के फैसले में अगर कहीं पे भी एरर, कोई लकूना मौजूद है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो इसलिए इन तमाम केसेस के जब तक के जो है वो हतमी फैसले नहीं हो जाते और हतमी तौर पर यह तय नहीं हो जाता कि हाँ वाकई ये हुआ था, तब तक आप उनको, उनके एविडेंस को बतौर नज़ीर जो है वो इस्तेमाल इस तरह नहीं कर सकते कि आप उस पर पाबंदी ही लगा दें। एक तो डिक्लेरेशन अगर भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट को तो बज़ाहिर ऐसे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट उसको इंडोर्स करेगी, और दूसरा
उस पर डायरेक्टली अगर वफाकी हुकूमत पाबंदी लगाएगी तो वो मामला किसी भी हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा और वो बरकरार रहना आसान नहीं होगा। उसकी वजूहात मैंने आपको बता दी कि जो केसेस हैं अभी पेंडिंग हैं, उस पेंडिंग केसेस के बुनियाद पर आप कैसे जो है वो पाबंदी लगा सकते हैं। तो ये एक पीटीआई पर पाबंदी का मामला है। इसके अलावा दूसरा जो इशू है वो है कि पीटीआई ने जलसा करना था 6 जुलाई को, और 6 जुलाई के जलसे से तकरीबन कुछ टाइम कबल, एक रात कबल, मतलब जलसा अगर कल करना था तो आज हम तकरीबन 6:54 पे बात कर रहे हैं, तो तकरीबन यही टाइम था या इसके बाद ये पता चला कि पीटीआई का जो जलसा है उसका एनओसी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने वापस ले लिया है। उस जो एनओसी वापस लेने के बाद फिर जलसा 6 जुलाई को नहीं हो सका था। 5 जुलाई के उस ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई ने चैलेंज किया था और उस पर अब फैसला आ गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह फैसला किया है कि 5 जुलाई को जो नोटिफिकेशन, जो एनओसी वापस लेने का जो ऑर्डर था चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का, उसको कलअदम करार दे दिया गया है, गैर कानूनी करार दिया है। लेकिन अब पीटीआई का जलसा होगा कैसे? तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह कहा है कि एक तो जो चीफ कमिश्नर है उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो पिटिशनर है, जो पीटीआई है, उनको कबल अज वक्त ये एनओसी वापस लेने से पहले आगाह ही नहीं किया था। और उन्होंने कहा कि अब जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद या इस्लामाबाद की इंतजामिया है, डिप्टी कमिश्नर है, वो पीटीआई को बुलाएं, उनको बुलाकर बिठाएं और बैठकर जो है वो इसका फैसला करें, और उनकी जो एनओसी लेने की जो दरखास्त है वो पेंडिंग तस्वर होगी जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है उनके सामने। लेकिन उसमें वजूहात बतानी है कि किन वजूहात की बुनियाद पर आप एनओसी जारी कर रहे हैं और किन वजूहात की बुनियाद पर आप एनओसी जारी नहीं कर रहे। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी कहा है कि इसमें रीजनिंग भी जो वो दे दी गई है और जो ऑब्जर्वेशन है वो भी जजमेंट में मौजूद है, और उनको मद्देनजर रख कर ये जो है वो फैसला करें। अब मामला दोबारा जो कोर्ट है, जिसकी ये कोर्ट जो इस्लामाबाद की इंतजामिया की, उनकी कोर्ट में ये बहाल जो है वो दोबारा से एक दफा फिर चली गई है। लेकिन ये देखना है कि अब इस्लामाबाद इंतजामिया क्या इसका फैसला कर पाएगी, क्योंकि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने ये बात की थी कि 25 अगस्त को बाद हम जलसे की इजाजत दे सकते हैं, क्योंकि चेलम है, चेलम के बाद। तो चीफ जस्टिस ने पूछा था कि क्या 14 अगस्त की सारी तकरीबात मनसूख हो गई हैं, तो उसके हवाले से भी जो है वो जवाब नहीं दे सके थे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। और उन्होंने कहा था कि इस तरह आप ट्रीट ना करें, उनका एक राइट है, उस राइट को आप वायलेट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो 9 अप्रैल की रात थी, 9 अप्रैल की रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलने ना खुलने के हवाले से भी बहुत ज्यादा बातें हुई। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो न्यूयॉर्क बार है वहां पे बात भी की इस हवाले से। उस रात को क्या हुआ था, उस रात के हवाले से बहुत जो है वो चेमगोइयां भी हुई, बहुत तबसरे भी हुए, तनकीदें भी हुई। जो हकायक क्या थे, हकायक जो बुनियादी तौर पर तो यही थे कि जस्टिस अतर मिनल्ला तो हाई कोर्ट के अंदर नहीं आए थे, वहां पे नहीं पहुंचे थे, स्टाफ जो है वो मौजूद था, और स्टाफ का हवाला वो वही देते हैं कि उनको जो बार थे, सदर थे, उनकी कॉल भी आई थी कि वो कोई पिटीशन लाना चाहते हैं। और उस पिटीशन में जो बुनियादी पॉइंट था वो ये था कि वफाकी हुकूमत, उस वक़्त के जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको वज़ीर आज़म हटा सकते हैं, तो उनको हटाने का जो मामला है इसको देखे। और इस तनाजुर में ये बातें फिर गर्दिश कर रही थी कि शायद मार्शल लॉ लग सकता है और इस किस्म की जो है वो हरकत हो सकती है। तो उसके बाद भी जस्टिस अतर मिनल्ला इस किस्म की जो प्रोसीडिंग्स वो करते रहे, उन प्रोसीडिंग्स में वो कहते रहे कि 99 में जब मार्शल लॉ लगाया था जनरल मुशर्रफ ने, तो उस वक्त की अदालतें अगर खुली होती तो वो मार्शल लॉ न लगता। तो ये एक पॉइंट था जो जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो कहते रहे हैं। लेकिन उस रात को अमला वहां पे आया था, जो दायरी ब्रांच है या जो अमला था दीगर अदालत का, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला नहीं आए थे। लाइटें भी ऑन हुई थी, लोग भी पहुंचे थे, मीडिया भी वहां पे मौजूद था। और अगर कोई ऐसा मामला होता, कोई हलचल होती, तो वो अदालत उस रात को फिर खुल भी जाती। खुल मीन के वो लग जाती, अदालत लग भी सकती थी, जो लगी नहीं थी। लेकिन अगले दिन
फिर वो जो पिटिशंस आई थी और उन पिटिशंस पर जो है वो फैसला हुआ था और चीज़ें आगे बढ़ी थी। इसके अलावा जो बात है रऊफ हसन जो पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनके हवाले से ये खबर है और जराए से ये खबर आई है कि उनकी जो फैमिली है शायद जो प्रोफेशनल वकील उनके लिए हायर करेगी, क्योंकि जो पिछली हियरिंग भी थी उसमें भी हमने देखा कि अगरचे जो सीनियर वकला मौजूद थे लेकिन वहाँ पे काफ़ी जो है वो वकला के दरमियान जो कि कौन आर्गू करेगा और किस तरह वो काफ़ी गोमगो की पोजीशन भी थी। तो अब उनकी फैमिली के हवाले से जराए से खबर आ रही है कि वो कोई प्रोफेशनल वकील हायर करेंगे और प्रोफेशनली इस केस को डील करेंगे। ये एक फिनोमेना बन रहा है कि पीटीआई के जो लोग, अहमद जंजुआ जो है उनके हवाले से ये खबर आई थी जराए से कि उन्होंने अपने जो लापता हुए थे और उसके बाद पुलिस की कस्टडी में आए, तो उन्होंने अपने लापता होने से 10 रोज पहले ही जो एडवोकेट ईमान मजारी हैं उनको कन्वे किया था कि अगर मेरे साथ कोई मामला होता है तो मेरी वकालत आप करेंगी। घर वालों को भी उन्होंने कहा कि आपने पार्टी की तरफ नहीं देखना बल्कि प्रोफेशनली वकील लाना है और मेरे लिए खड़ा करना है। और अब जो रऊफ हसन है उनकी जानिब से भी ये जराए से खबर आ रही है कि वो भी प्रोफेशनल वकील जब वो खड़ा करेंगे। ये एक चीज देखी है क्योंकि रिजवान का जो केस है, रिजवान जो इनके को मीडिया कोऑर्डिनेटर थे पीटीआई के, तो वो उठाए गए, उनकी जो पिटीशन थी 2 दफा जिससे समन रफत इम्तियाज की केस उसमें सामने लग चुकी है, लेकिन उसमें क्योंकि पीटीआई के वकला हैं, अल्टीमेटली सारे वकला अच्छे हैं, कोई मैं किसी को वो नहीं बात कर रहा, लेकिन अल्टीमेटली एक प्रोफेशनल वकील, एक ऐसा वकील जिसको आपने फीस दी हुई है और एक ऐसा वकील जो पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से है, वो फर्क होता है। ये माने ना माने फर्क होता है। तो जैसे समन रफत इम्तियाज के सामने रिजवान के केस की 2 दफा समाअत हो चुकी है, लेकिन 2 दफा ही जो वकला थे वो उनको कन्विंस नहीं कर सके, हालांकि वो लापता है, कोई पता नहीं उनका कहाँ पे है, किस जानिब ले गए हैं, किस तरह हुआ है, कुछ पता नहीं है, लेकिन पीटीआई के वकला उनको कन्विंस नहीं कर सके। अब 26 जुलाई के लिए दोबारा तीसरी दफा केस लगेगा, मतलब अभी तक नोटिस भी नहीं हो सके। तो बहुत सारी चीजें होती हैं देखने वाली। तो अल्टीमेटली जो मेरा ख्याल है अब जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि जो उठाया जाता है कि हम प्रोफेशनली वकील जो है वो हायर करें और प्रोफेशनली वकील की खिदमात लेकर केस जो है वो आगे चलाएं। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मौजूद ये है कि इमरान खान की 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तों पर आज समाअत हुई है। बड़ी अहम समाअत है। इस समाअत जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह समाअत की है। सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने आज दलाइल दिए और उन्होंने ये कहा कि एटीसी के जज ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गैर कानूनी रिमांड दिया है। रिमांड के लिए जो तरीकाकार अपनाया गया वो गैर कानूनी है। आप केस के बुनियादी हकायक बयान करें। यहाँ पर जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने ये जो है वो हदायत की सलमान सफदर को कहा कि केस के बुनियादी हुकूक ये हैं कि 9 मई को दरखास्त गुजार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक रूम से गैर कानूनी तौर पर दरखास्त गुजार को अगवा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी थी। 9 मई से 12 मई तक दरखास्त गुजार का राब्ता दुनिया से मुनक़ता था। इमरान खान की गिरफ्तारी पर अवाम का रद्द अमल आया जिससे इमरान खान बिल्कुल लाइलम थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने इमरान खान से पूछा था कि क्या आपको इल्म है गिरफ्तारी पर क्या कुछ हुआ है, तो इमरान खान को जैसे ही 9 मई के वाकयात का इल्म हुआ तो फौरी मजम्मत की और मायूसी का इजहार किया। और जहां पे जज ने पूछा कि ये बताइए कि 9 मई के बाद इमरान खान पर कितने केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, सलमान सफदर ने कहा कि मेरे 300 वकालतनामे थे वो खत्म हो चुके हैं, अब मुझे पता नहीं और कितने वकालतनामे चाहिए होंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा कि 9 मई के बाद 37 मुकदमा दर्ज हुए। लाहौर के 18 केसेस थे जिनमें से 7 में इमरान खान नामजद हैं। अदालत ने पूछा ये बताइए कि पूरे पंजाब में कितने केसेस में इमरान खान नामजद हैं और कितनों में सप्लीमेंट्री बयान के जरिए नामजद हुए हैं। यह भी बताइए कि कितने केसेस में इमरान खान की गिरफ्तारी डाली जा चुकी है। और अदालत ने यह भी पूछा कि यह भी बताइए कि कितने केसेस के मुकम्मल चालान जमा हुए और कितने केसेस के चालान नामुकम्मल हैं। सलमान सफदर ने कहा मेरी मालूमात के मुताबिक 20 केसेस में ज़िमनी बयानात के जरिए नामजद किया गया। अदालत ने पूछा अब तो ये 37 से भी आगे जा चुके हैं। सलमान सफदर ने कहा 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड दिया गया है, इनमें से 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज हुई हैं, बाकी 9 केसेस कभी सामने ही नहीं लाए गए और ना ही हमने उन पर जमानतें दायर की थी।
14 माह तक इन 9 केसेस में गिरफ्तारी डाली नहीं गई और 14 माह में बाद 9 केसेस में गिरफ्तारी डाली गई जो कभी जाहिर ही नहीं की गई। ये सब कुछ हमारे लिए हैरान कुन है। जस्टिस अनवारुल हक ने यह कहा कि ये बताइए कि दरख्वास्त गुजार आपके पास 14 माह से अब तक शामिल तफ्तीश करने या करने की क्या वजूहात हैं या ना करने की क्या वजूहात हैं। दरख्वास्त गुजार बहुत से केसेस में जमानत पर नहीं था, तो प्रोसिक्यूटर ने कहा इन केसेस में जैसे जैसे शवाहिद आते रहे, लोगों के बयानात बहुत होते रहे, इस हिसाब से गिरफ्तारी डाली गई। अदालत ने पूछा क्या ये केसेस सारी जिंदगी चलते रहेंगे, तो प्रोसिक्यूटर ने कहा आपके तफ्तीशी ने दरख्वास्त गुजार को गिरफ्तार करने या ना करने की क्या वजूहात बताई। अदालत ने पूछा, यहां पे अदालत ने यह भी पूछा कि जिन केसेस में अभी रिमांड लिया गया है उनमें से पहले ही मुलजम शामिल तफ्तीश हो चुका है। यह बताइए कि 37 मुकदमात में एक ही नोयत के इल्जाम हैं, तो फिर बार बार तफ्तीश की क्या जरूरत है। यहां पर अदालत ने इमरान खान पर दर्ज मुकदमात से मुतल्लिक प्रोसिक्यूटर जनरल से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कितने मुकदमात का चालान जमा हो चुका है, तफसीलात में जमा करवाई जाएं। कितने मुकदमात में इमरान खान नामजद हैं और ना कितने मुकदमात की रोशनी में नामजद किया गया। तमाम तफसीलात तफसीली रिपोर्ट के साथ कल हर सूरत में जमा करवाएं। कल अब इस अहम केस की समाअत होनी है। 9 मई से मुतल्लिका अहम केस है। अहम केस, पहला केस जो है वो हाई कोर्ट में पहुंचा है। देखना है कि हाई कोर्ट इसको किस एंगल से देखती है और किस नतीजे पर पहुंचती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।